हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हम इसको सामान्य रूप में COOH कहते हैं, जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, इसके अंतर्गत आज हम प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं इसके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। पिछले कालखंड में हमने सामान्य विधियां जिसमें हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं इसके बारे में चर्चा किया था। अभी हम देखेंगे इसमें प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं। पहले हम देखते हैं इसमें फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। प्रयोगशाला, जिसको हम लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं, शॉर्टकट में लैब मेथड बोलते हैं, लैब संक्षिप्त में प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाना। या बनाने की विधि। फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH। अब देखिए, इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए इसमें रासायनिक पदार्थ क्या क्या जरूरत पड़ती है। इसमें रासायनिक पदार्थ तो मुख्य से दो रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें या अभिकर्मक कह सकते हैं। कौन कौन से अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर ये होगा, एक है ग्लिसरॉल, और दूसरा एक है मुख्यतः ऑक्जेलिक अम्ल। और इसमें जो सामान्य मात्रा है प्रयोगशाला के लिए, ऑक्जेलिक अम्ल के लिए यहाँ पर मुख्यतः हम लेंगे इसमें 40 ग्राम, और ग्लिसरॉल के लिए हम लेते हैं 50 ml। ये द्रव होता है, गाढ़ा द्रव, और इसको हम गर्म करेंगे 110 अंश सेंटीग्रेड से लेकर के 120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर। और इसमें एक उपकरण हम यहाँ पर लेंगे जिसमें हमको बालू उष्मक की आवश्यकता पड़ेगी। पहले इसको मोटे तौर पर आप समझ लीजिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें टेम्परेचर को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, तो सामान्य हो गया रासायनिक पदार्थ में क्या क्या चाहिए, तो ग्लिसरॉल 50 ml और ऑक्जेलिक अम्ल ये ठोस के रूप में होते हैं 40 ग्राम, मुख्य रूप से लैब में बनाने के लिए। और आगे देखेंगे इसमें और क्या क्या इसके लिए उपकरण की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमको फ्लास्क लेना पड़ेगा, जिसके यहाँ पर चित्र को हम पहले समझ लें। उसके पहले सामान्य रूप से हम रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। आइए हम इसको आगे समीकरण के साथ हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद चित्र के द्वारा हम समझेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं, लिख लीजिए। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, हम लिए पदार्थ ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल। क्या क्या होगा देखिए, इधर से एक एक स्टेप धीरे धीरे समझते जाएंगे। पहला लिखेंगे आप लोग ग्लिसरॉल। सूत्र है, ये 3 कार्बन वाले ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हैं। इसको आप 11वीं में भी पढ़े हैं। CH2OH, CHOH, CH2H, इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में एक मुख्य उदाहरण है, ऐसे तो और है लेकिन मुख्य रूप से हम इसको लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जानकारी के लिए, अभी हम इसके चर्चा कर रहे थे CHOH। ये जब CHOH होगा, अब ये कार्बन देखो 2 कार्बन जुड़ा है तो पहचान ही है CHOH जहाँ पर लिखा होगा इसका मतलब ये द्वितीयक एल्कोहल है। CH2H लिखा होगा इसका मतलब समझ लीजिए आप प्राथमिक एल्कोहल है। या इसको मैं अभी पिछले कालखंड में आपसे चर्चा किया था। तो इसमें 2 प्राथमिक एल्कोहल है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। बीच वाला क्या है, वो द्वितीयक एल्कोहल है। जानकारी के लिए यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर समझ लीजिए क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी अभिक्रिया के दौरान। आगे हम ले रहे हैं इसमें ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा रासायनिक पदार्थ क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, COOH, COOH। ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, तापमान कितना है, करीबन 110 से लेकर के 120 अंश सेंटीग्रेड, 110 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर देखिए, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके जो गुण होते हैं सामान्यतः अम्लीय होते हैं, इसलिए यहाँ पर H पहले निकलेगा। एक पहले स्टार्टिंग में 1 से चालू होगा यहाँ पर, तो एक यहाँ पर एक H और इसका ये OH के रूप में, क्योंकि दोनों रूप में काम करते हैं एल्कोहल। H भी निकल सकता है और OH भी निकलते हैं, वो क्रिया के आधार पर है।
अब यहाँ पर चूंकि ये अम्ल है और क्षार नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पर एक क्षार के रूप में काम करेगा। एक दोनों अम्ल तो क्रिया रासायनिक रूप से बोल रहा हूँ मैं, घुलने वाला बात तो सामान्य भौतिक वाला है, वो रासायनिक दृष्टि से अम्ल है तो दूसरा क्षार होगा, तभी वो उदासीन हो सकता है, क्रिया कर सकता है। तो एक तो सीधा सीधा अम्ल ही है और एक किसी प्रकृति दोनों होती है, एच भी निकालता है और ओ एच भी होते हैं, जिसको हम कक्षा 11वीं में अध्ययन कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हम द्वितीयक और प्राथमिक एल्कोहल की आवश्यकता क्यों हो रही है। तो पहला प्राथमिक एल्कोहल है तो पहले प्राथमिक एल्कोहल से क्रिया होती है, ये द्वितीयक एल्कोहल बच जाएगा उसमें। इसीलिए यहाँ पर तो नीचे भी बना सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर में भी। तो इसीलिए हम यहाँ पर समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो या तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, इसका हमको निकालना है H और इसका निकालना है OH। मैं समझाने कैसा लिख रहा हूँ, आप भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे उल्टा मैं समझाने बता रहा हूँ, ऐसा आप बना सकते हैं COH, इधर भी आप बना लीजिए COH। या तो इसको एक की जरूरत पड़ रही है ना, इसीलिए हम इसको अपने हिसाब से इस प्रकार से लिख रहे हैं। इधर ऐसा कर सकते हैं, इधर बना करके, आपकी मर्जी है इसमें। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो हमको सुविधा होगी लिखने के लिए, मेरा कहने का एक ही मतलब है, बाकी तो क्रिया वही होगा। इसको मैं अपने हिसाब से इस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप भी इसको ऐसा बना लीजिए और लिखें तो आप ऐसा केवल हटा सकते हैं। इसका निकाले H और इसका निकालिए OH। क्या बना देखिए, जोड़ जोड़ के लिखिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। CH2 और यहाँ पर बच गया देखो OC, देख के लिखिए। बाकी यहाँ पर देखिए CHOH CH2OH, क्या निकल गया, यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, माइनस हो गया, माइनस माने निकल गया यहाँ से, इलिमिनेट हो गया वो, ये इलिमिनेशन रिएक्शन एक प्रकार से। तो ये निर्जलीकरण हो गया फिलहाल अभी। क्यों निर्जलीकरण हुआ, क्योंकि हम समझते हैं एक अम्ल है दूसरा क्षार है तो उदासीन रहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें लवण बनते हैं और जल बनते हैं, इसलिए यहाँ पर जल बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ पर नाम कैसे होगा, यहाँ पर आप आगे देखिए, आगे के यहाँ पर स्टेप और आप लिखे नहीं, हम इसको मैं थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर ऐसा लिख दे रहा हूँ, इसको एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ। चलिए आप लोग ऐसा लिख लीजिए, वही है, आप ऊपर नीचे कहीं पर लिख सकते हैं, जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये एक खास बात है इसमें, तो हमको लिखने के लिए सहूलियत होगी इसमें। इसका नाम क्या है, तो लवण के रूप में बन चुका है उसी अभिक्रिया के दौरान। मोनो, यहाँ पर पहले नाम कहीं से स्टार्ट करें, ग्लिसरॉल, सामने में शब्द लिख लीजिए, तो ग्लिसरॉल से स्टार्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल। मोनो का मतलब एक, अब एक का मतलब समझ लीजिए, ये ऑक्जेलिक एसिड के दोनों H यहाँ पर जुड़ नहीं रहे हैं, केवल एक ही भाग जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या शब्द है यहाँ पर H। यदि किसी अभिक्रिया में दोनों के दोनों ऐसा जुड़ रहे होंगे तो डाई शब्द आ सकता है इसमें, अब न था ये मोनो। और ये देखो अभी हम इसको समझ रहे थे, अम्ल के एक भाग या एक ही हाइड्रोजन का आप हटाते हैं तो आखिरी में 8 प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल से क्या बन जाएगा, वो ऑक्जिलेट शब्द बनेगा। तो ये इसका मतलब है इसमें, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आप भी लिखिए, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट, ये नाम हो गया, लवण के रूप में है। आगे देखिए उसी पर अभिक्रिया हो रही है, और आगे की अभिक्रिया में, और चूंकि तापमान इतना ही है, लगातार कंटिन्यू है, इसीलिए हम मेंटेन करके रखें, इसीलिए यहाँ पर थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, अन्यथा तो कम ज़्यादा होने से फिर उत्तर अलग होगा। क्या उत्तर होगा अलग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारा जो ग्लिसरॉल है वही अपघटित हो जाएगा, तो यह अभिक्रिया बंद हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं इसमें। आगे देखिए इसी प्रक्रिया में अब यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन, अभी चर्चा किया था पिछले कालखंड में, तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया, देखो यहाँ से अब निकल रहा है, ये जो CO2 है COOH वाले हैं, यहाँ से अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, और किसी भी पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड का सीधा निकलना, इसका मतलब क्या होता है, वो बी कार्बोक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, मैं समझने के लिए माइनस लिख दिया हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर वी कार्बोक्सिलीकरण, या डी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो प्रक्रिया हुआ था कौन सा हुआ था, यहाँ पर मुख्यतः ये निर्जलीकरण कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पर। चलिए अब आगे क्या बचा, देख के लिखिए, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या बचा CH2, और क्या बचा OC, और आखिरी में H बच रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, इसी H यहाँ पर लिखा जा रहा है। आगे है इसमें CHOH और नीचे में लिखा हुआ है CH2OH, और इस यौगिक का नाम है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये इतना भाग को हम देखेंगे अब यहाँ से, अब समझ लीजिए एक एक करके निकल रहा है यहाँ से, अंत में देखेंगे तो यहाँ पर CH2 बचा हुआ है, बाकी जहाँ से जुड़ा होगा अंत में CH2 बचा है, यहाँ पर HCOO के रूप में है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
फार्मेट। फार्मिक एसिड का सूत्र सब जानते हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का COH होता है, ठीक उसी प्रकार से फार्मिक एसिड का HCOH, एक ही भाग बचा होता है इसमें, यहाँ पर H जोड़ देते हैं अपन इस प्रकार से। तो इसको नाम क्या देते हैं हम इस प्रकार से, HCOO को फार्मेट कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो भी माइनस चार्ज में रहता है। तो ये तीन भाग को मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूँ समझने के लिए। तो नाम हो गया ग्लिसरॉल, लिखिए मोनो ऑक्जिलेट, हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में ऑक्जेलेट, ये बना हुआ है। आगे की प्रक्रम में देखें, इस यौगिक के बाद में जो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बन रहा है, इसका पुनः उसी ताप पर, उसी फ्लास्क में 110-120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर जो बना हुआ जल है उस फ्लास्क में आ चुका है, उसके साथ में इसका होता है जल घटन। इसीलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको H2O, चाहूँ तो इसको H+OH- लिख सकता हूँ, क्योंकि अब ये आयनित हो चुका है। आयनित इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें अम्ल की भी कुछ मात्रा बची होगी ऑक्जेलिक एसिड की, इसीलिए वो गर्म होकर के भी आयनित हो चुका होगा उसके साथ में। तो यहाँ पर भी चूंकि आयनित हो चुका है, इसलिए जो पदार्थ बना हुआ है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, उसको भी क्या कर देगा, आयनित करेगा। और कैसे आयनित करेगा, देखिए यहाँ से HCO भाग, अभी बताया था मैं यहाँ पर समझने के लिए माइनस, और कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन, ये ख्याल रखेंगे। ये तो हाइड्रोजन तो अलग से यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस चार्ज, और कार्बन पर क्या होगा प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इस प्रकार से क्या बचा, देखिए अब यहाँ से HCOO ये अलग हो चुका है और माइनस है, तो जल का क्या है प्लस, प्लस क्या है बताओ H, और बचा क्या यहाँ पर आगे, इसको देख देख के लिखें CH2, इधर बीच में बचा हुआ है, नीचे में CHOH, और नीचे में बचा हुआ है CH2OH, देख देख के लिखिए, बिल्कुल सेम इधर है नीचे वाला। और CH2 के साथ में यहाँ प्लस है, तो जल का क्या होगा माइनस, और माइनस वाला भाग क्या है बताओ OH। इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। और इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, फिर देखो CH2OH, CHOH, CH2H, पुनः प्रारंभिक जो पदार्थ रहते थे ग्लिसरॉल, वो पुनः हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको लिख लें हम इसमें, ये हो गया ग्लिसरॉल। और हमारा जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होना था ये है HCOOH, इसको मैं समझने के यहाँ पर इसको डिब्बे में रख दे रहा हूँ। और ये होगी यहाँ पर फार्मिक अम्ल, जो कि एक द्रव होता है, फार्मिक अम्ल, और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, इसी को हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम इसको बनाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया की दृष्टि से ये बन रहा है। पुनः एक बार समझ लेंगे, ग्लिसरॉल है और ऑक्जेलिक अम्ल, मात्रा की चर्चा कर रहा था मैं, 40 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड और 50 ml ग्लिसरॉल। अब इसको यहाँ पर 110 फ्लास्क में लेकर 110 से 120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे, तो यहाँ पर निर्जलीकरण प्रक्रिया पहले होती है। पहला क्या बनता है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बनता है, और उसी ताप पर दूसरा पद होता है डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद यहाँ से क्या बनता है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, एक मिनट सॉरी, ये फार्मेट है, सुधार लीजिए, मैं ऑक्जिलेट बोल रहा था इसमें, ये HCOO है, इसको क्या बोलते हैं हम इसमें, फार्मेट, सुधार लीजिए, ग्लिसरॉल मोनो फार्मेट, फार्मिक एसिड से बनेगा। अब इसी प्रकार से आगे की जो प्रक्रिया होगी, इसमें निर्जलीकरण होगा, जल घटन हो रहा है उसी ताप पर, उसी फ्लास्क में, और इस प्रकार से यहाँ पर आयनित होने के बाद में क्या बनते हैं, फार्मिक अम्ल बनते हैं, और क्या बनते हैं, ग्लिसरॉल बनते हैं, और इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। आइए केवल इसको संक्षिप्त में चित्र के माध्यम समझें कि किस प्रकार से बना होगा। चित्र बना लीजिए संक्षिप्त में। यदि इस प्रकार देखिए फ्लास्क है, इस प्रकार से इसको स्टैंड से कसा गया है, स्टैंड है, स्टैंड में इसलिए कसते हैं कि ये जो है यदि नहीं कसेंगे तो गिर जाएगा, रख नहीं पाएंगे। इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको हिंदी में बोलते हैं गोल पेंदे वाले फ्लास्क, संक्षिप्त में बोलते हैं RB फ्लास्क। राउंड बॉटम, जिसका बॉटम मान निचला हिस्सा
गोलाकार है, राउंडेड है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, RB फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल पेंदे वाले फ्लास्क। इसमें हम यहाँ पर इसको बोलते हैं हम स्टैंड। स्टैंड का मतलब स्थिर रखने वाला, जैसे हम बोलते हैं बस स्टैंड, सीधा मतलब है यहाँ पर बस जाके रुकती है, रुकना शब्द, तो ये इसमें है। रुकना मान तो स्टॉप होता अलग है, लेकिन यहाँ पर स्टैंड का मतलब इसको स्थिर रखने वाला, तो इसका सीधा मतलब यही हो रहा है इसमें। तो इसको यहाँ पर हम इसमें कस देते हैं, और इसमें टेम्परेचर देखने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम यहाँ पर सांकेतिक रूप से हम इसको बना रहे हैं इस प्रकार से। चलिए थर्मामीटर है, अब इसको साफ साफ लिख लीजिए यहाँ पर थर्मामीटर, या समझने के लिए T भी लिख सकते हैं, उनको संकेत रूप से बताना है। आगे देखिए यहीं पर इसका क्लैंप है, माने कसने वाला, और यहीं से यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक अलग से नली गिरी हुई है संघनित्र के लिए। इसको इस प्रकार से यहाँ पर चित्र के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसमें जल संघनित्र काम आते हैं या उसके लिए उपयोग होता है, क्योंकि 100 अंश सेंटीग्रेड के आसपास वाले हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए। अब इसमें आगे इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें प्राप्त करने के लिए इसमें एक ग्राही पात्र लिया जाता है। इसको समझने के इस प्रकार से लिखा जा रहा है, एक ग्राही पात्र है। इसमें यहाँ पर बूंद बूंद करके ऐसा इसमें फार्मिक एसिड गिरेगा इसमें। इसको लिख लीजिए ग्राही फ्लास्क, जिसमें ग्रहण किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, और ये गिर जाएगा। इसके लिए को समझने के इस प्रकार से हम इसको ऐसा कर, ये चलिए यहाँ पर ये जल संघनित्र है, साफ साफ लिख लीजिए यहाँ पर ये जल संघनित्र। अलग अलग प्रकार के संघनित्र होते हैं, जिसमें एक मुख्य से एक जल संघनित्र होता है, एक और यहाँ पर वायु संघनित्र का भी, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा है इसका। अलग अलग प्रकार के संघनित्र हैं, जिसमें एक मुख्य संघनित्र है इसमें जल संघनित्र। ये हो गया। इसको कसने के लिए भी एक स्टैंड है, अन्यथा गिर जाएगा। तो ग्राही पात्रों को रखने के लिए हम समझने की इस प्रकार से ऐसा अलग से हम इसको ऐसा बना सकते हैं। चलो इस पात्र में हम रखे हैं जिसमें कि इसको ग्रहण किया जा रहा है इसमें, या इसको और चाहे तो अलग से और समझने के ऐसा बना सकते हैं हम इसको ऐसा करके नीचे में स्थिर रखने के हम इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया हमको, यहाँ पर फार्मिक अम्ल। और क्या भाई यहाँ पर लिखने के लिए इसको बंद कर दें इस प्रकार से, इसको ऐसा पूरा पेंसिल से बनाओगे, पेंसिल से या कलम से बनाओ, कलम से इस प्रकार से इसको पूरा काला कर दीजिए। यहाँ पर समझने के लिए पूरा बंद हो गया। यहाँ पर ये पदार्थ हैं, पदार्थ को लिखे ही नहीं हम अभी तक। ये क्या पदार्थ है यहाँ पर, एक तो है ग्लिसरॉल, नाम को शब्दों में लिख लीजिए सूत्र की जगह में, ग्लिसरॉल। दूसरा यहाँ पर है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। दो चीज़ मेन यहाँ पर, दो पदार्थ। इसमें गर्म करने के लिए यहाँ पर बर्नर चाहिए, इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से बना रहे हैं। इसमें ये बर्नर का संकेत हो गया, बर्नर। उसी प्रकार से यहाँ पर बालूष्मक की जरूरत पड़ती है। बालूष्मक जानते होंगे आप लोग, बालू जैसे हम बस स्टैंड में अधिकांश देखते हैं फल्ली बेचते रहते हैं, वहाँ पर बालू गर्म होता है, उसमें फल्ली को रख करके उसको तल लेते हैं या भून लेते हैं समझ लीजिए। तो उसको क्या, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसको बालूष्मक। माने डायरेक्ट कांच को गर्म न करते हुए बालू गर्म हो रहा है, उसके साथ में कांच भी गर्म हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा गर्म करेंगे तो हो सकता है टूट सकता है। इसके लिए यहाँ पर बालूष्मक की जरूरत पड़ती है इसमें। ये हो गया, इसको लिख लीजिए आप लोग बालू उष्मक। ऐसे पानी उष्मक होते हैं, इसको हम जल उष्मक बोलते हैं। उसी प्रकार तेल भी गर्म होता है, उसको भी हम उसमें गर्म कर सकते हैं तेल के साथ में, माने तेल गर्म होगा तो हो सकता है, उसको तेल उष्मक कहते हैं। ये हो गया एक सामान्य चित्र जिसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये हो गया, मात्रा बता चुका हूँ मैं। ग्लिसरॉल कितना ml है यहाँ पर, 50 ml, 50 ml। और ऑक्जेलिक अम्ल का चूर्ण या चूर्ण कहें या ठोस रूप में, ये कितना ग्राम है, 40 ग्राम है। और तापमान कितना होता है, करीबन 110 अंश सेंटीग्रेड से लेकर के 120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उपरोक्त चित्रानुसार
या इस चित्र के अनुसार में उपकरण तैयार करते हैं और जो जो पदार्थ लिया गया है उसको हम ले करके गर्म करते हैं और उस प्रकार से गर्म करने के पश्चात हमको यहाँ पर इस ग्राही पात्र में ये संघनित है, थोड़ा एक नज़र हम देख रहे हैं। संघनित माने संघनन की क्रिया करने वाला। संघनन का मतलब यहाँ पर जो फार्मिक अम्ल बनेगा वो वाष्प बन करके निकलेगा और साथ साथ में ध्यान समझेंगे जल भी प्राप्त हो रहा था अभिक्रिया के दौरान, तो जल भी वाष्पित हो जाएंगे और यहाँ पर आकर ठंडा हो जाएगा। इसको यहाँ पर इसको इस प्रकार से बनाते हैं चित्र को, माने जल को हम ऊपर से नीचे तरफ ऐसा भेज रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, सॉरी भेज रहे हैं, तो ये ठंडा करते हुए इस भाग को यहाँ से एक साइड से निकल जाएगा तो ठंडा होता रहेगा इसमें। तो ये जो गैस अभी बन रहे थे फार्मिक एसिड के वो द्रव बनकर, संघनन का मतलब ही है वाष्प का द्रव में चेंज हो जाना या परिवर्तन हो जाना। तो इस प्रकार से द्रव के रूप में यहाँ पर बूंद बूंद करके यहाँ पर गिरेंगे और ये फार्मिक अम्ल को द्रव रूप में, ये भी अशुद्ध होगा क्योंकि पानी मिल चुका है इसमें, पानी ऑलरेडी उसमें आ रहा है अभिक्रिया के दौरान बनते हुए, इसीलिए यहाँ पर जो फार्मिक अम्ल होगा क्या होगा, वो अशुद्ध होगा। तो आप लोग इसको अभी नोट कर लीजिए। आगे हम इसके बारे में देखेंगे वो जो निर्जल फार्मिक अम्ल जो अशुद्ध है हम उसको कैसे शुद्ध करेंगे, इसके बारे में हम अलग से इसको देखेंगे। इसको पहले आप इसको नोट कीजिए। आइए हम आगे इसको समझेंगे। इसमें निर्जल फार्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे। निर्जल माने समझ आ गया होगा, इसमें जल की मात्रा मिल गई है, अशुद्ध हो गया है, इसको हम कैसे निर्जल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग सीधा हेडिंग डालिए, प्रयोगशाला में निर्जल फार्मिक अम्ल बनाने की विधि। सवाल को आप ध्यान समझे रहेंगे। हमको प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाने की पूछा रहा है या निर्जल फार्मिक अम्ल बनाने की विधि। तो निर्जल फार्मिक अम्ल बनाने की विधि जब हम पूछेंगे या प्रश्न में इस प्रकार से मान आएगा, पूछा जाएगा, तब की स्थिति में हमको इसको नहीं बनाना है, अलग से दूसरा भी विधि हो रहा है निर्जल करने का, उसको हमको समझना है। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रयोगशाला में निर्जल शब्द को जोड़ देंगे यहाँ पर, निर्जल, या इसको मैं नीचे में लिख देता हूँ, यहाँ पर शब्द जोड़ देंगे निर्जल शब्द को, निर्जल फार्मिक अम्ल बनाने की विधि। ये प्रयोगशाला में है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। इसमें समीकरण को देखें अपन, हमको अभी जो फार्मिक अम्ल प्राप्त हुआ है जिसका सूत्र क्या होता है HCOH, ये द्रव के रूप में इसमें जल मिली हुई है या जल में घुली हुई है, माने कम मात्रा में है, घुली हुई का मतलब कम मात्रा में, अशुद्धि के रूप में जल है। अब यहाँ पर उसको चूंकि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है फार्मिक अम्ल की, इसके लिए हम क्षार से क्रिया कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक है लेड कार्बोनेट PbCO3, लेड कार्बोनेट, इसको इसके साथ में मिलाएंगे और गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो फार्मिक अम्ल हैं उसमें जो उपस्थित जल है उसके साथ तो घुलेगा ही घुलेगा, और साथ ही साथ इसकी क्रिया से एक इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारी होती है। धातु है लेड, उसके कार्बोनेट हम जानते हैं इसकी प्रकृति, धातु के कार्बोनेट की प्रकृति मुख्यतः क्या होते हैं, क्षारी होते हैं। ये अम्ल है तो उदासीन हो जाएगा, उदासीन होने के बाद में क्या बनेगा, लवण बनेंगे। तो कौन सा लवण बनेगा पर समझने के इस प्रकार समझ लें, अम्ल है तो H+ के रूप में निकलेगा, बाकी HCO- के रूप में, लेड 2+ वाले हैं, कार्बोनेट में 2 माइनस होते हैं। समीकरण को बना लेंगे, इसमें प्लस को माइनस से क्रिया कराइए, तो प्लस के रूप में हम क्या ले रहे हैं इसमें Pb, और इसको इसके साथ में किसके साथ जुड़ रहा है, वो HCOO के साथ में जुड़ रहा है। तो इसको हम और सरलता के क्या लिखते हैं, देखिए क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ने वाला है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन से जुड़ रहा है लेड, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। बाकी सूत्र में कोई गलत नहीं है, इस प्रकार से हम इसको लिखने की प्रथा है। ये लेड ऑक्सीजन से जुड़ा है, 2 फॉर्मेट होंगे इस प्रकार से, इसको और समझने की ऐसा समझ लीजिए, HCO ये ऐसा जुड़ा हुआ है, लेड से जुड़ा हुआ है दोनों। अब इस प्रकार से आगे ये हो गया, लेड का कार्बोनेट बन गया, नाम को लिख लीजिए लेड, ये फॉर्मेट HCO है, लेड फॉर्मेट, प्लस क्या बचा देखो इधर से, ये हाइड्रोजन H है, 2 अणु तो ले चुके हैं सूत्र में, यहाँ पर ट्वाइस हो चुका है, ये 2 H हैं, यहाँ से 2 निकल रहा है, और ये CO3 तो गर्म कर रहे हैं, मिला करके उबाल रहे हैं इसको हम, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, और इसके एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, CO3 में से CO2 निकल चुका है, तो एक ऑक्सीजन, और इसका 2 हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो निकला हुआ है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जल।
इस प्रकार से लेट फॉर्मेट हमको प्राप्त होगा, उसको हम पृथक्कारी की से हम छान लेंगे। इसमें छानने के पश्चात हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, वो धीरे धीरे लवण के रूप में है वो। तो लेट जो फॉर्मेट होते हैं उसको हम पुनः पृथक्कारी के माध्यम से हम इसको लेते हैं और लेने के पश्चात आगे HCOO ट्वाइस Pb, इसमें हम H2S गैस शुष्क, वो भी यहाँ पर शब्द होना चाहिए शुष्क, क्योंकि शुष्क नहीं होगा तो फिर जो बनेगा वो तो नमी हो जाएगा उसमें, तो हमारा जो शुद्धिकरण कर रहे हैं, जल की मात्रा को निकाल रहे हैं, वो फिर गलत हो जाएगा। तो ये H2S शुष्क H2S गैस इसमें प्रभावित किया जाता है और इसके कारण से यहाँ पर एक नली लेते हैं अलग से, उसको चित्र में हम समझेंगे इसमें, और ले करके उसके साथ में इसकी क्रिया हो जाती है अपने आप। तो क्या होगा, इसमें गर्म करने की अलग से ज़रूरत नहीं है इसको। तो H2S कैसे होंगे, यानी देखो यहाँ पर सल्फर ये 2 माइनस है, यहाँ पर 1 है, माने ये सामने वाला प्लस का है H का, इसमें भी सेम ऐसा 2 Pb का है, और Pb ये एक तिर्यक गुण होता है माइनस, क्योंकि इसमें लेट धातु ही है, धन ही होगा, बाकी में क्या होगा उसके बचे हुए इसमें भाग में माइनस होंगे। इस प्रकार से इसके प्लस को इसके माइनस से क्रिया कराइए, और पहला का प्लस दूसरे के माइनस से, तो Pb और इधर सल्फाइड, तो नाम हो गया इसका लेड सल्फाइड। सल्फर जुड़ता है तो नाम क्या कहलाता है उसका, सल्फाइड। जैसे ऑक्सीजन जुड़ता है तो नाम क्या कहलाता है उसका, ऑक्साइड। उसी प्रकार से ये द्विअंगी यौगिक हैं सल्फर के। तो लेड सल्फाइड, यहाँ ट नहीं लिखना है, एक काम ध्यान समझेंगे, ये बिल्कुल ड है, ट अलग होता है, वो सल्फाइड और सल्फेट अलग होते हैं। ये केवल सल्फर है, इसको ड जैसे बनाए, माने ड ही लिखना है, ट नहीं लिखना भूल करके भी। सल्फाइड में SO3 हो जाता है ऐसा बनाओगे तो। आगे देखें क्या बचा हुआ है इसमें, HCOO बचा हुआ है, और ये जो H2S का H निकल रहा है उसके साथ में क्रिया कर क्या बना लिया, फार्मिक अम्ल। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 H है, 2 HCO है, तो 2 बन जाएंगे इसमें, और ये नाम हो गया यहाँ पर इसका यौगिक का नाम फार्मिक अम्ल। और कैसे फार्मिक अम्ल, यहाँ पर अभी फिलहाल नमी की मात्रा पूरी तरह से दूर हो गई, सब अभिक्रिया के बाद में पानी तो वहीं पर विलयन के रूप में हम छान चुके हैं उसको, और इस प्रकार से जो फार्मिक अम्ल प्राप्त हुआ है उसको पुनः हम आगे ऑक्जेलिक अम्ल मिला करके हम इसको और गर्म कर सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया हो रही है। थोड़ी समय बाद और ठंडा कर करके हम इसको धीरे धीरे लेड कार्बोनेट और क्रिस्टल के रूप में हम इसको ऑक्जेलिक अम्ल मिला करके भी हम इसको गर्म कर सकते हैं। अंत में हम देखेंगे इसमें कि अलग से आसमन करेंगे हम इसको, और 110 यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है ये तो द्रव के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। मैं समझने के यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ये द्रव है, और ये यहाँ पर नीचे में तीर चिन्ह लगा है, माने क्या हो गया, ये अवक्षेप, तो नली में रह जाएगा वो, जिस नली का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। इसको चित्र में बाद बनाएंगे इसमें, और पुनः हम इसको क्या करेंगे, अंत की प्रक्रिया है, मैं इसको यहीं पर लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। चलिए, जो फार्मिक अम्ल प्राप्त हुआ है उस फार्मिक अम्ल को हम आसवन करेंगे, और करीबन 101 अंश सेंटीग्रेड, ध्यान समझ लेंगे यहाँ पर 101, वाटर का, पानी का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 अंश सेंटीग्रेड, उससे 1 अंश सेंटीग्रेड ज़्यादा है इसका, याद रखेंगे आप। तो 101 अंश सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या कर सकते हैं, इसको आसवन करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको पुनः इसमें शुद्ध और शुष्क दोनों हैं, इसमें शुष्क भी है और शुद्ध भी है। शुष्क का मतलब नमी नहीं है, ड्राई है बिल्कुल, फार्मिक अम्ल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब एक सवाल रहा इसमें, सामान्य थोड़ा जानकारी के लिए ध्यान समझेंगे, हम इसको प्रभाजी आसवन क्यों नहीं किए, आसवन करते हैं इसमें सामान्यतः, पहले हम नहीं किए इसमें, हम लेड कार्बोनेट मिलाए, बाद में इसको जो अवक्षेप मिला H2S, क्यों, ये भी हमको जानना है। क्योंकि यहाँ पर जल उपस्थित है, और जल का क्वथनांक कितना होता है, यहाँ पर जल का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक ये होता है, यहाँ पर सबको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फार्मिक अम्ल, यहाँ पर सूत्र है फार्मिक अम्ल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैं बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा कर रहा हूँ, ये 101, जिसको हम 101 अंश सेंटीग्रेड कहेंगे। तो ये देखो लगभग बराबर है, तो इसलिए लगभग बराबर है, इसलिए हम प्रभाजी आसवन या साधारण आसवन के द्वारा हम इसको, साधारण आसवन जानते हैं हम करीबन 30 से 40 अंश सेंटीग्रेड का क्वथनांक में अंतर होना चाहिए दोनों द्रवों का, तब हम साधारण आसवन करते हैं। और थोड़ी कम अंतर होता है, करीबन 9-10 अंश सेंटीग्रेड
10 अंश सेंटीग्रेड के आसपास, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रभाजी आचमन। लेकिन यहाँ पर देखिए लगभग समान है, इसलिए हम प्रभाजी आचमन के द्वारा हम उसको जल को यहाँ से निकाल नहीं सकते थे, इसीलिए हम इस विधि का उपयोग किए हुए हैं इसमें। आगे देखते हैं इसमें इसका चित्र, इस विधि का क्या केस में साधारण चित्र है। हम अभी जो प्रभाजी आचमन फ्लास्क के लेकर गर्म किए थे वही वाला ही आधा चित्र इसमें आएगा। अलग से इसमें और कोई उपकरण हम इसको नहीं बना सकते, साधारण एक उपकरण है इसमें। देखिए बना लीजिए। ये नली है, ये कांच की बनी हुई है, और कांच की नली जो है इसको इस प्रकार से हम, इसके छेद रहेगा यहाँ पर। अभी जो बनाए थे उसी वही एक प्रकार से इसमें इस प्रकार से। यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे उस समय, जल। तो यहाँ पर इस प्रकार से वही उपकरण, कोई अलग से अंतर इसमें नहीं आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें इसमें हैं। यहाँ पर एक कॉटन का प्लग लगा हुआ है, ताकि हम जो पदार्थ लेंगे लेड कार्बोनेट, ये सारी लेड का फॉर्मेट HCO2 भी लिखे थे, लेड फॉर्मेट छान करके उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं इसमें, ये नली में, इस नली में है वो। और यहाँ से निर्जल, इसको यहाँ पर स्टैंड को थोड़ा कस लें चित्र के लिए, दर्शाने के लिए। इस प्रकार से ये स्टैंड है, ये कांच की बनी हुई नली है। यहाँ पर एक बात मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ पर ये मुख्यतः इसमें कॉटन का प्लग लगा होता है, कॉटन का प्लग इसलिए ताकि वो गिरे मत, अन्यथा जो पदार्थ लेंगे क्योंकि तिरछा है तो आसानी से गिर सकता है, इसीलिए हम इसको रोकने के लिए ताकि गिरे मत हो। और यहाँ से हम इसमें शुष्क H2S गैस यहाँ पर प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर द्रव के रूप में प्राप्त होगा। और द्रव के रूप में प्राप्त होने के साथ साथ यहाँ पर एक और मुख्य बात, क्योंकि हमको अभी इसमें निर्जल प्राप्त करना है, इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल एयर टाइट कर दें। और एयर टाइट करने के साथ साथ यहाँ पर अलग से इस नली ग्राही पात्र में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से भरा हुआ एक ट्यूब है, नली है, इसको भी यहाँ पर रखते हैं। ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्या करते हैं, निर्जली कारक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। निर्जली कारक है, नमी को दूर करता है, सोख लेता है, ऐसा समझने से। तो यहाँ पर वायुमंडल की जो नमी है इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इसमें। और इस प्रकार से हमको यहाँ पर पुनः यहाँ पर ये द्रव पिघलते पिघलते यहाँ पर ये फार्मिक एसिड, वो भी बिल्कुल शुद्ध और शुष्क हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे इसमें, शुष्क फार्मिक एसिड। ये हो गया प्रयोगशाला में शुष्क फार्मिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। आगे चलते हैं हम इसमें कुछ गुण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण खास करके, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण लिखें, हेडिंग डाल लीजिए। और गुण के अंतर्गत हम दो पढ़ते हैं मुख्यतः, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण, और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो पहला हम यहाँ पर देखेंगे भौतिक गुण। अगला हेडिंग डालिए इसमें भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण में कुछ बातें हम देखेंगे। पहला तो देखेंगे अवस्था। अवस्था का मतलब भौतिक, क्योंकि भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। सामान्य रूप से भौतिक गुण का मतलब रंग, रूप, गंध, क्वथनांक, गलनांक, किसमें घुलता है किसमें नहीं घुलता, यही साधारण बातें होती हैं, उसी के हम इसको चर्चा करेंगे। तो विलेयता में पहले इसमें अवस्था की बात कर रहे थे। तो अवस्था में देखते हैं इसके जो निम्नतर सदस्य होते हैं खास करके, तो निम्नतर सदस्य के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमको यहाँ पर पता चलेगा कि ये द्रव के रूप में पाए जाते हैं, खास करके निम्न सदस्य वाले, 1 से 3 कार्बन वाले अधिकांश। इसको ऐसा लिख रहा हूँ मैं, निम्न सदस्य।
अर्थात साधारण रूप से हम देखें कार्बन नंबर 1 से 3, ये कार्बन नंबर है। कार्बन संख्या 1 से 3 वाले जो यौगिक होते हैं वो मुख्यतः कौन सा अवस्था में होते हैं, वो द्रव के रूप में होते हैं। और मुख्यतः इनके आगे हम चलते जाएंगे धीरे धीरे तो हमको यहाँ पर देखने को अगला जो और 6 सदस्य देखेंगे। अगला 6, इसका मतलब कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर की चर्चा कर रहा हूँ मैं, कार्बन नंबर 4 से लेकर के 9, ये 6 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इतने जो कार्बन परमाणु वाले हम कहेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, वो तेल जैसा द्रव होते हैं। द्रव तो होते हैं लेकिन कैसा होते हैं, वो तेल जैसा द्रव, माने इसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, श्यानता, तेल जैसा द्रव। और साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखेंगे और 79 सदस्य होंगे खास करके। तो 79 सदस्य माने इसका सीधा मतलब है जब कार्बन परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब की स्थिति में वो ठोस होते हैं। ये सामान्य अवस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी प्रकार से आगे देखें इसमें इसके गंध, अवस्था के बाद में हम देखें इसका गंध, कौन कौन से इसमें गंध होते हैं। इसको हम एक लाइन लिखेंगे तो अवस्था एवं गंध भी समझ सकते हैं। तो सामान्यतः जो कम कार्बन वाले होते हैं वो मुख्यतः तीखी गंध वाले होते हैं, तीखी गंध। और उसी प्रकार से ये सामान्यतः जो हम देख रहे हैं इसमें कार्बन नंबर 4 से लेकर के 9 तक वाले, उनके लिए हम सामान्य रूप से लिख सकते हैं इसमें कि इनके जो गंध होते हैं सामान्य होते हैं, तेल जैसा द्रव होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और समझें, जैसे ब्यूटेरिक अम्ल के बारे में हम चर्चा किए थे, मैं शुरुआत में हम इसमें जब चर्चा किए थे तो मैं आप लोगों के साथ एक शेयर किया था बात कि उनका जो नाम होता है उनके स्रोत क्या था, कहाँ से हम प्राप्त की उसके आधार पर नाम होता है। तो इसमें 4 कार्बन वाला ब्यूटेरिक अम्ल, जिसका हम सीधा नाम दिए थे इसमें ब्यूटेरम, इसका नाम सीधा मतलब क्या होता है इसमें मक्खन, तो मक्खन जैसा होता है। इसीलिए यहाँ पर तो अधिकांश 4 से 9 वाले दुर्गंध होते हैं। कैसे दुर्गंध, मक्खन जैसा। मक्खन का मतलब यहाँ पर जो दूध से बनता है माने ज़्यादा खट्टा जैसा अनुभव होता है, इसीलिए इसको दुर्गंध कहा गया है। तो दुर्गंध मक्खन जैसा होगा। इसी को अंग्रेजी में और हम बोलते हैं इसमें सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, रेनसीड बोलते हैं अंग्रेजी में, रेनसीड। और यहाँ पर खट्टा आ रहा है, दुर्गंध के तो रेनसीड कहा गया, और खट्टा के यहाँ पर सामान्य शब्द में क्या प्रयोग करते हैं बताओ, एसिड का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम नाम देते हैं ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो रेनसीड एसिड कहलाते हैं। दुर्गंध मक्खन जैसा गंध होता है इसमें। और जो 79 सदस्य होते हैं वह रंगहीन होते हैं और साथ ही साथ इसमें ठोस होते हैं। आगे चलते हैं इसमें अगला टॉपिक लेकर के, इसमें दूसरा अवस्था के बाद में विलेयता, किसमें घुलता है और किसमें नहीं घुलता है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे इसमें। तो विलेयता के आधार पर देखेंगे इसमें विलेयता, सॉल्युबिलिटी, सामान्य रूप से अंग्रेजी में इसको इस प्रकार शब्द प्रयोग करते हैं। हालांकि विलेयता की अलग से परिभाषा होती है, हम सामान्य से देख रहे हैं किसमें घुलता है किसमें नहीं घुलता। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसमें कार्बन नंबर 1 से लेकर 4, एक कार्बन के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बन संख्या 1 से 4 तक होती है, ये जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है जल में, तो जल में बनता है हाइड्रोजन बंध। मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ एच बंध, आप इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध, एच बंध पाए जाते हैं, इसीलिए वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ते जाते हैं तो अणुभार के साथ वृद्धि के साथ साथ उसकी जो विलेयता होती है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की खास करके घटती जाती है। इसको मैं संकेत के रूप में लिख रहा हूँ, अणुभार में वृद्धि हो रहा है तो विलेयता में कमी। किसके साथ में देख रहे हैं इसमें, जल के साथ में देख रहे हैं इसमें, कि जल के बारे में बोला जा रहा है, जल में घुलता है कि नहीं घुलता, या कम घुलता है कि ज़्यादा घुलता है। और साथ साथ देखते हैं इसमें एक मुख्य बिंदु, कुछ कार्बनिक विलायक हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें इसमें नाम ईथर, चलिए, और देखते हैं अपन एल्कोहल, खास करके सामान्यतः मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर एल्कोहल शब्द से इसमें परिचित हो रहे हैं। तो एल्कोहल जो बनते हैं इसमें, उसके साथ में यह पूर्णतः क्या होते हैं, घुलते हैं इसमें, पूर्णतः विलय
जबकि हम देख रहे थे जल में 1 से 4 कार्बन वाले ही परमाणु वाले घुल रहे थे, और ज़्यादा होते जाएगा तो धीरे धीरे जल में विलेयता घटती जाएगी, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस स्थिति में घुलेगा भी नहीं इसमें। तो अभी हम उतने कार्बन वाले तो है भी नहीं, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सामान्यतः हम देख रहे हैं जल में विलेयता धीरे धीरे घटती जाती है जब अणुभार में क्या होती है, वृद्धि होती है इसमें। ये हो गया यहाँ पर सामान्य से कुछ विलेयता के बारे में या भौतिक अवस्था के बारे में हम देख रहे हैं इसमें, क्या भौतिक गुण विलेयता संबंधित। तीसरा टॉपिक लिख लीजिए यहाँ पर, एक और आएगा इसमें गलनांक, हेडिंग डाल लीजिए। गलनांक शब्द तीसरा, गलनांक, जिसको अंग्रेजी में हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। गलन, ठोस से द्रव में बनना, इसे क्या बोलते हैं, हम गलनांक बोलते हैं। तो गलनांक का सीधा मतलब तो हम समझ ही रहे हैं कि ठोस को जब गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, तो कितने ताप पर बनेगा इस पर हम डिपेंड कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है इसमें खास करके जो मुख्य बातें बिंदु हैं इसको हम यहाँ पर शामिल करेंगे। सम कार्बन वाले, ध्यान समझेंगे इसमें, सम कार्बन परमाणु वाले, ये परमाणु है कार्बन परमाणु। जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी हो सकता है जिसमें सम संख्या मतलब 2 से गुणा, 2 के पहाड़ा में जो आता है सीधा सीधा, तो ऐसे कार्बन परमाणु वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह अधिक होता है। किसके तुलना में, उसके समीप वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल खास करके, जिसमें विषम कार्बन वाले होते हैं, विषम कार्बन युक्त या विषम कार्बन परमाणु युक्त जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसके तुलना में ज़्यादा होते हैं। मैं समझने किस प्रकार से लिख रहा हूँ, उसको अधिक होता है, ग्रेटर देन। इधर भी उससे एक सम है तो आगे में उसके ज़्यादा देंगे तो भी विषम होगा, उसके एक कम करेंगे तो क्या होगा, वो विषम होगा। तो इधर भी क्या होगा बताइए, विषम कार्बन परमाणु युक्त हैं इसमें, तो उसका जो गलनांक है उसके तुलना में ज़्यादा होते हैं। ये समीपस्थ का एकदम ज़्यादा अंतर का नहीं होता है इसमें। आगे चलते हैं इसमें क्वथनांक, हेडिंग डाल लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या क्या होते हैं देखिए यहाँ पर, चौथा पॉइंट लिख लीजिए। क्वथनांक का सीधा सीधा मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव अपने वाष्प अवस्था में पहुंच जाते हैं या वाष्प बन जाते हैं, उस ताप को हम क्या बोलते हैं, उस द्रव का क्वथनांक करते हैं, जिसको हम संक्षिप्त में बीपी लिखते हैं, ऐसा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर देखेंगे इसमें तो इसका जो क्वथनांक होता है मुख्य रूप से संगत एल्कोहल से, थोड़ा एल्कोहल की तुलना करें अपन, संगत एल्कोहल, संगत का मतलब समझे इसमें अणुभार से संबंधित है। अणुभार देखते हैं इसमें, या चलिए एक काम करते हैं इसमें, अणुभार के साथ साथ होगा ही, पहले अपन संगत के आधार पर इसको देखें। संगत कार्बन, माने जितना कार्बन इसमें है उतने कार्बन इसमें। जैसे उदाहरण के लिए HCO, देखिए ध्यान समझेंगे, ये एक कार्बन वाला है, इसी के संगत यदि हम एल्कोहल की चर्चा करें, जैसे एक कार्बन वाला एल्कोहल क्या है बताओ, मेथिल एल्कोहल। हम यहाँ पर पाएंगे कि फार्मिक एसिड का हम अभी समझ चुके हैं कितना होता है, 101, 101 अंश सेंटीग्रेड। इसका ये बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा कर रहा हूँ मैं। मेथिल एल्कोहल का कितना होता है, ये होता है यहाँ पर 65.4, तो 65 लिख दीजिए यहाँ पर, 64 से तो होता है इसमें 65 मोटे तौर पर लिखते हैं हम इसको, 65 अंश सेंटीग्रेड मेथिल एल्कोहल का। तो तुलना कीजिए यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो संगत जो एल्कोहल होते हैं उनसे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, या समान कार्बन परमाणु युक्त एल्कोहल से ज़्यादा। एक और एग्जाम्पल है 2 कार्बन वाला, ताकि हमको और समझ आ जाए इसमें। जैसे 2 कार्बन के यहाँ पर ले रहे हैं इसमें एसिटिक एसिड, चलिए 2 कार्बन हैं और इसी की संगत यहाँ पर C2H5OH। एथिल एल्कोहल का हम पढ़ चुके हैं कक्षा 11वीं में 78 अंश सेंटीग्रेड मोटे तौर पर, मैं पॉइंट को नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड का हम निकालेंगे तो हमको पता चलेगा इसमें, या ज्ञात होगा 118 अंश सेंटीग्रेड। और इसको याद भी कर लीजिए आप लोग कि एसिटिक एसिड का क्वथनांक कितना होता है, 118। अब तुलना कीजिए कार्बोक्सिलिक में ज़्यादा और ये जो एल्कोहल है उसका समान कार्बन वाले का क्या होता है, कम। तो क्यों, तो इसमें कारण है, इसमें हाइड्रोजन बंध, ध्यान समझेंगे। हाइड्रोजन बंध क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले हैं उनका हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, ये कारण है। जबकि एल्कोहल में भी, मैं यहाँ पर संक्षिप्त में लिख रहा हूँ ROH, मानिए हो गया एल्कोहल, तो एल्कोहल के अणुओं के बीच में भी अंतर आणविक या अंतराणविक हाइड्रोजन पाए जाते हैं। खास करके अंतर अलग अलग अणुओं के बीच में पाए जाते हैं। एक अणु एथिल एल्कोहल दूसरे एथिल एल्कोहल के साथ में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बंध
ये उसके तुलना में, कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में क्या होते हैं, वो दुर्बल होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ, इसमें कौन ज़्यादा वाष्पशील है। अब यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर फार्मिक अम्ल ज़्यादा है कि मेथिल अल्कोहल, तो इसमें उत्तर क्या होगा, वाष्पशीलता का मतलब जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वह कम वाष्पशील होता है। ये समझ लेंगे। इसमें अधिक वाष्पशील, इसका सीधा मतलब है वह उसका जो बाइंडिंग पॉइंट है, क्वथनांक, वो कम होता है, उसी को हम बोलते हैं। दो का तुलना कर रहे हैं हम, बाइंडिंग पॉइंट कैसा होगा बताओ, कम होगा। तो जिसका बाइंडिंग पॉइंट क्वथनांक कम होगा उसको हम दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, अधिक वाष्पशील। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए मेथिल अल्कोहल 65 अंश सेंटीग्रेड है और फार्मिक अम्ल का 101 अंश सेंटीग्रेड। तो मैं यहाँ पर दोनों के लिए बोल रहा हूँ शब्द। इसमें यहाँ पर जो फार्मिक एसिड है वो कैसा होगा, यहाँ पर कम वाष्पशील हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अधिक कम वाष्पशील तो अधिक क्वथनांक हो जाएगा इसमें। तो ये दोनों माने पहले वाष्प नहीं बनेगा, ये बाद में बनेगा सीधा से। मतलब जब गर्म करेंगे तो पहले 65 अंश सेंटीग्रेड पहुँचेगा कि 100 पहले पहुँचेगा या 101, तो पहले 65 पहुँचेगा। तो 65 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ेगा तो मेथिल अल्कोहल तो निकल जाएगा वाष्प बन करके, लेकिन ये 100 से अधिक होगा। अभी फिलहाल सीधा उदाहरण ले रहे हैं इसमें, तो फार्मिक अम्ल बाद में। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये कम वाष्पशील है और ये अधिक वाष्पशील है, दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आगे देखेंगे इसमें और कुछ गुणों को लेकर के। धन्यवाद।